everyone, welcome to the Bay of Law. Today we are going to study about rules of interpretation. बेसिकली दो रूल्स होते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन. एक होता है प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और दूसरा सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में जानेंगे. प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में जैसे लिटरल इंटरप्रिटेशन, मिस्चीफ रूल, गोल्डन रूल, एजिस्टम जेनरिस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये रूल्स होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिटरल रूल से स्टार्ट करते हैं. इसे बोलते हैं लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन. इसमें इनेक्टमेंट को हम रीड करते हैं और जो रीड करते हैं इसका जो मतलब आ जाए नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग जो इसका आता है रीड करते ही हम उसी मीनिंग को इफेक्ट दे देते हैं. सपोज जजेस ने किसी भी इनेक्टमेंट को रीड किया और सोचो कितना अच्छा ये इनेक्टमेंट हुआ जिसे रीड करते उसका मीनिंग तुरंत समझ आ जाए और जो मीनिंग समझ आ रहा है उसके अंदर किसी भी तरीके की एम्बिग्विटी नहीं है, एकदम क्लियर है. तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है, राइट? जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था. तो किसी भी अगर इनेक्टमेंट को पढ़ते हो उसका मीनिंग तुरंत समझ आ जाए और किसी तरीके की एम्बिग्विटी नहीं है तो हम उसी मीनिंग के साथ स्टिक करते हैं. जजेस को जरूरत नहीं है उसके मीनिंग को एक्सपेंड करने की या फिर नैरो डाउन करने की. ओके, अब आते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं अगले स्लाइड में. केस लॉ के थ्रू रनंजय सिंह वर्सेस बैजनाथ सिंह के अंदर इसमें जो अपीलेंट था उसका इलेक्शन सेट असाइड कर दिया गया. रीजन ये दिया गया कि जो अपीलेंट था जितना अमाउंट डिसाइड हुआ था एक्सपेंडिचर के लिए इलेक्शन से रिलेटेड उसे एक्सीड कर दिया. तो अपीलेंट ने बोला कि जिन लोगों को मैंने एम्प्लॉय किया था हेल्प करने के लिए इलेक्शन के दौरान उन लोगों को सैलरी मैंने नहीं मेरे फादर के एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं तो उन्होंने उन्हें सैलरी प्रोवाइड करी. तो जजेस ने उस पर्टिकुलर सेक्शन को जो किससे डील करता था उसे रीड किया, लिटरली इंटरप्रेट किया और बोला कि जितना एक्सपेंडिचर डिसाइडेड था उससे ज्यादा एक्सीड नहीं हुआ तो अपीलेंट की इलेक्शन को सेट असाइड ना किया जाए. ओके, अब आते हैं अगले स्लाइड पे. इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे अगले केस को. बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए.के. बालाजी एंड अदर्स 2018 का केस है. इसमें एडवोकेट्स एक्ट 1961 के कुछ सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन था. उसमें यह बोला गया कि जो वर्ड प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मतलब ये नहीं होता कि एडवाइस देने के लिए जो कैजुअल विजिट्स है वो प्रैक्टिस वर्ड में नहीं आते. ओके, अब आते हैं अगले स्लाइड पे. इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में. आपको नाम से ही पता चल रहा है हार्मनी क्रिएट करना. बेसिकली दो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टैट्यूट्स के बीच में जजेस ट्राई करते हैं कि उनके बीच में हार्मनी क्रिएट करें. अब इसका एप्लीकेशन होता कैसे है इसे जानना जरूरी है. तो देखो, दो से ज्यादा स्टैट्यूट्स है, ठीक है, और वो दोनों स्टैट्यूट्स किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हों या फिर किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड दोनों कुछ कुछ बात कह रहे हों. तो अब हम उसे इंटरप्रेट करेंगे, मतलब जुडिशरी उसे इंटरप्रेट करेगी तो ऐसे इंटरप्रेट करेगी कि दोनों इनेक्टमेंट को इफेक्टिव हो जाए, दोनों इनेक्टमेंट का कोई ना कोई मीनिंग निकल कर आ जाए. ऐसे इंटरप्रेट नहीं करेगी कि एक इनेक्टमेंट का मीनिंग आए एक इनेक्टमेंट बेकार हो जाए. ऐसे नहीं, ऐसे कोशिश करेगी उन लोगों के बीच में ऐसी हार्मनी क्रिएट करेगी कि कोई सा भी लॉ बेकार ना जाए. क्योंकि रीजन ये है कि लेजिस्लेचर जब भी कुछ बनाती है सोच समझ कर बनाती है तो उसके पीछे का कोई ना कोई इंटेंशन होता है, कोई बेकार चीज या फिर अननेसेसरी चीज नहीं बनाती है. इस वजह से हमेशा जुडिशरी की कोशिश ये रहती है कि हर एक लॉ को उसका मीनिंग मिले. जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हुए भी बताया था कि अगर कभी दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है तो हमेशा जजेस वो वाला इंटरप्रिटेशन प्रेफर करते हैं जिससे वो लॉ बच जाए, वो लॉ स्ट्रक डाउन ना हो. लॉ बचाने की कोशिश पूरी की जाती है जब तक वो लॉ बेकार नहीं है. अगले स्लाइड पे इसके ऑब्जेक्ट को समझते हैं अच्छे से. इसमें ये बोलता है कि देखो, जब भी लेजिस्लेचर कुछ बनाती है तो ऐसा कोई सा भी लॉ नहीं बनाएगी कि वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करे. क्या मैं कोई ऐसी बात स्टेटमेंट कहूंगी कि जो मेरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करे? सेम उसी आइडियोलॉजी के साथ हम सोचते हैं कि अगर लेजिस्लेचर ने ये पर्टिकुलर इनेक्टमेंट पास किया है और दूसरा इनेक्टमेंट पास कर रही है तो ऐसा थोड़ी है कि वो एक इनेक्टमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए पास कर रही है. तो बेसिकली इसके पीछे की रीजनिंग यही है. अब आते हैं अगले स्लाइड पे. यहाँ पे केस लॉ देखते हैं. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अ वेरी वेल नोन केस. कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते टाइम मैंने इस केस का कई बार जिक्र किया है. इस केस में देखो क्या हुआ, इश्यू ये अराइज हुआ कि जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और पार्ट 4 एक फंडामेंटल राइट की बात करते हैं और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी.
अगर इन लोग के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है तो कौन सुप्रीम है? तो जुडिशरी ने ऐसे बोला कि इनमें से कोई भी सुप्रीम नहीं है, ये दोनों आपस में हार्मनी में काम करने चाहिए, तो ही अच्छे से फंक्शनिंग होगी स्टेट की। ऐसा कहा गया कि दे आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। अगले स्लाइड पे अगला केस देखते हैं। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स 2002 का केस है। इसमें हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का मतलब समझा है। बोला कि हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके का क्लैश हो दो सेक्शंस के बीच में, उसे हटाना, ना कि किसी एक स्टैट्यूट को बेकार कर देना, उसके पर्पस को डिफीट कर देना किसी दूसरे स्टैट्यूट को बचाने के लिए। आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिसचीफ रूल के बारे में। ये सबसे पहली बार आर वर्सेस हेडन के केस में आया। मिसचीफ रूल ये कहता है कि ये एक तरीके से लिंक बताता है हमें, जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग लॉ है और इससे पहले जो कॉमन लॉ था। वो ये कहता है कि देखो, जो भी कॉमन लॉ होगा उसमें किसी ना किसी तरीके का डिफेक्ट होगा जो कि वो कॉमन लॉ नहीं पूरा कर पा रहा होगा। इसी की वजह से तो ये नया लॉ आया है, राइट? किसी तरीके का मिसचीफ होगा जो कि कॉमन लॉ या पुराना लॉ उसे नहीं सही कर पा रहा होगा, उसके लिए प्रोविजन नहीं होगा। तो उस मिसचीफ को हटाने के लिए ही तो ये नया लॉ पास हुआ है ना। तो जब भी जुडिशरी किसी इनेक्टमेंट को इंटरप्रेट करे तो उसे ध्यान रखना होगा कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो इंटरप्रिटेशन कर रही है कि इससे पहले कोई इससे रिलेटेड लॉ था, और अगर था तो उसे हटाया क्यों गया, क्या पर्टिकुलर मिसचीफ था जिसे वो क्योर नहीं कर रहा था, और अब ये जो नया लॉ आया है वो किस तरीके से इस मिसचीफ को हटा रहा है। तो बेसिकली इस रूल में हमने देखा कि एक हम लिंक देख रहे हैं कि जो अभी का जो लॉ है और जो पुराना लॉ था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके बीच का क्या कनेक्शन है। वो पुराना लॉ गया तो गया क्यों, और अगर उस पुराने लॉ को हटा दिया गया, लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन था जुडिशियरी उसे क्लियरली अपने इंटरप्रिटेशन में दिखाए, ना कि जो पूरा लेजिस्लेचर का पर्पस था, इंटेंशन था, उसे डिफीट करे। A very well said line, judges shall suppress the mischief and advance the remedy. अब आते हैं अगले स्लाइड में। अब इसे हम केस लॉ के थ्रू समझते हैं। अब आप स्लाइड में देखो, मैंने कितने अच्छे तरीके से बता रखा है कि देखो पहले कैसे कंडीशन थी, फिर नया लॉ क्या आया, इशू क्या था, मिसचीफ क्या था। सो लेट्स लुक ऑन दिस। ये केस है रंजीत डी उड़ेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1964 का केस है। पहले कोई भी लॉ नहीं था जो कि किसी ऑब्सीन बुक की सेल को बैन करता हो। फिर क्या हुआ, आईपीसी के अंदर सेक्शन 292 आया। उसने ये बोला, वो सेक्शन ये कहता है कि किसी भी तरीके की ऑब्सीन बुक को सेल नहीं किया जाएगा। फिर अब इशू ये था कि पर्टिकुलरली वो जो सेलर था वो ऑब्सीन बुक सेल कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ। तो उस पर्टिकुलर सेलर ने ये बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो थ्रू ऑल द बुक्स, मुझे क्या पता कौन से बुक में ऑब्सीन कंटेंट है। उसके बाद जजेस ने जब इस सेक्शन 292 को इंटरप्रेट किया आईपीसी के, और बोला कि इससे फर्क ही नहीं पड़ता वेदर यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट और नॉट कि ऑब्सीनिटी प्रेजेंट है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो पुराना लॉ था ही नहीं, अब जो नया लॉ आया है उसका मेन मकसद यही है, इंटेंशन का मेन एम, लेजिस्लेचर का मेन इंटेंशन यही है कि जो पर्टिकुलर बुक्स हैं जो ऑब्सीन है उसका सेल ना हो। आते हैं अगले स्लाइड पे। स्मिथ वर्सेस ह्यूग्स का केस है 1960 का। इसमें क्या हुआ कि पहले जो प्रोस्टिट्यूट्स थी वो रोड पे क्या करती थी, जो आते जाते मेन थे उन्हें मोलेस्ट करती थी, दे वर सॉलिसिटिंग देम। अब क्या हुआ कि जो मेन थे स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे थे। फिर क्या हुआ कि एक स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959 पास हुआ। उसमें यह बोला गया कि वुमेन ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करेगी जो कि प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से रिलेटेड हो, जैसे सॉलिसिटिंग, ऐसा कुछ काम करना। अब क्या हुआ, वुमेन ने क्या किया, अपने विंडो पैन पे नॉक करके मैन को सॉलिसिट करने की कोशिश करी इस लॉ के बाद भी। तो उसके बाद जब उनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ तो उनका डिफेंस ये था कि ऐसा तो लॉ में लिखा नहीं, रोड पे मना किया गया। तो जजेस उसे रीड करते हुए बोला कि जो पर्टिकुलर होल एक्ट पास हुआ था वो बेसिकली इस चीज को रोकना चाहते थे कि जो ये प्रोस्टिट्यूट्स है जो रोड पे मेन जा रहे हैं उन्हें किसी तरीके से सॉलिसिट ना करें, ओके, मोलेस्ट ना करें। तो चाहे वो बालकनी में खड़ी हो, चाहे विंडो पेन पे हो, चाहे अपने घर में हो, अगर वो कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे रोड पे आते जाते मेन को प्रॉब्लम हो रही है, तो इट विल कम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे बात करेंगे एजेस्टम जेनरिस। एजेस्टम जेनरिस का मतलब बेसिकली मतलब ये होता है ऑफ द सेम काइंड, एक डिस्टिंक्ट जीनस की बात करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ,
सपोज मैं बोलती हूँ पटैटो, टमाटो, देन नेक्स्ट चीज आप क्या अपने दिमाग में लाओगे? किसी वेजिटेबल का ही नाम लाओगे, राइट? आप किसी फ्रूट का तो नाम नहीं लाओगे ना, और आप किसी व्हीकल का नाम ले आओगे? नो। आप अगला वर्ड आपके दिमाग में क्या आएगा? किसी वेजिटेबल का नाम आएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज आई एम सेइंग कार, बस, ट्रक, तब अगला नेम क्या आएगा दिमाग में? बाइक आएगा। कोई मोटर पावर्ड व्हीकल की बात करेंगे। ओके, अब मैं एयरप्लेन या फिर शिप से रिलेटेड तो बात नहीं करूंगी। तो एडजेस्टम जेनस मतलब ऑफ द सेम काइंड। ये जो वर्ड्स हैं उनके बीच में किसी तरीके का कोई डिस्टिंक्ट जीनस रहता है। अब लॉ में कैसे काम करता है देखो, जब भी कोई जनरल वर्ड रहता है, ठीक है, इट इज फॉलोड बाय एनी स्पेसिफिक वर्ड, और उस स्पेसिफिक वर्ड में किसी तरीके का डिस्टिंक्ट जीनस रहता है, एक वो कैटेगरी क्लास फॉर्म करता है, तो उस जनरल वर्ड के मीनिंग को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। जनरल वर्ड का मीनिंग अब जनरल नहीं रहेगा, अब उसका मीनिंग जो है उस पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन वर्ड्स में किसी तरीके का कॉमन थ्रेड है। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से रिलेटेड है, जहां पे हम लोग बात करते हैं अदर अथॉरिटी की। तो जब अदर अथॉरिटी की बात करते हैं तो एक केस आया शांताबाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये जो यूनिवर्सिटी है वो अदर अथॉरिटी के एम्बिट में आएगा? तो उसमें कोर्ट ने क्या किया, एजेस्डम जेनेरिस का रूल अप्लाई किया और ये बोला कि अगर हम ऊपर के जो बॉडीज मेंशन कर रखे हैं, जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये सारी चीजें जो मेंशन कर रखी हैं, अगर ये एक कॉमन थ्रेड है इन सब वर्ड्स के बीच में, तो ये जो अदर अथॉरिटी है उसका मतलब भी यही होगा कि किसी तरीके का गवर्नमेंटल या सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करनी चाहिए वो बॉडी। और यूनिवर्सिटी तो किसी तरीके का गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन तो परफॉर्म ही नहीं करती, तो वो अदर अथॉरिटी के एम्बिट के अंदर नहीं आई। बाद में भले ही इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया और बोला गया कि ये जो पहले बॉडीज ऑलरेडी मेंशन्ड है इनके बीच में कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, जरूरी नहीं है कि सब गवर्नमेंटल या सोवरेन फंक्शन ही परफॉर्म कर रही हो। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे है? इसकी एप्लीकेबिलिटी ऐसे है, सबसे पहली बात, एक स्पेसिफिक वर्ड है, ठीक है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय ए जनरल वर्ड। अब ये जो वर्ड्स इन लोग के बीच में एक डिस्टिंक्ट जीनस, कोई पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हो, जैसे वेजिटेबल, मोटर पावर्ड व्हीकल्स। ओके, देन अब लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है? क्या लेजिस्लेचर ने कुछ अलग ही इंटेंट किया था? आप खुद से ही अगर दिमाग लगाने लग जाओ वो बात तो अलग है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लेजिस्लेचर अलग मीनिंग उसका इंटेंड कर रही हो, वो कोई एक डिस्टिंक्ट जीनस ना देख रही हो, या फिर और एक और बात, वो स्पेसिफिक वर्ड जो है वो क्लास बनाने के कैपेबल हो। ओके, जैसे ऐसा हो सकता है क्लास फॉर्म ही ना कर रहा हो फिर। तो ये बेसिकली बात होगी इसकी एप्लीकेबिलिटी की। अब अगले स्लाइड में हम लोग दो केसेस देखते हैं। केस का नाम है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस अली गुलशन। इसमें क्या हुआ, सेक्शन 6 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए ऑफ बॉम्बे लैंड रिक्विजिशन एक्ट के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में सवाल उठा। इसमें यह लिखा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट में रिक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ स्टेट और एनी अदर पब्लिक पर्पस, ये वर्डिंग्स लिखी हुई थी। ये मैं एक्ट में से बता रही हूँ, एक्ट में क्या लिखा गया था। तो इसका मतलब ये था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लैंड का रिक्विजिशन कर सकती है स्टेट या फिर किसी पब्लिक पर्पस के लिए। तो अब क्या हुआ, स्टेट, अब क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये जो स्टेट है किसी फॉरेन कंसल्टेट को हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए लैंड रिक्विजिशन कर सकती है? तो हाई कोर्ट ने बोला अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़े तो एजेस्डम जेनेरिस का रूल लगाएं, तो ये जो पब्लिक पर्पस है इसका मतलब जो स्टेट से रिलेटेड है, और किसी फॉरेन कंसल्टेट को हाउसिंग प्रोवाइड करना स्टेट का काम नहीं, यूनियन का काम करना है। तो इस सिचुएशन में अगर लैंड रिक्विजिशन किया है तो वो गलत है। अब ये बात जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पे एजेस्डम जेनेरिस का रूल नहीं लगा सकते, वर्ड्स के बीच में कोई डिस्टिंक्ट जीनस ही नहीं है, और ये बोला गया कि फॉरेन कंसल्टेट को हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए रिक्विजिशन एकदम वैलिड है। अब आते हैं अगले केस में। ये केस है बोल्टन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि वर्कमैन की डेफिनेशन अगर आपने लेबर लॉ में पढ़ी हो तो उस डेफिनेशन में और अदरवाइज वर्ड लिखा गया था।
अब ये बोला गया कि और अदरवाइज में कौन 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 से वर्कर आ सकते हैं, वर्कर की कोई क्लास ही बताई गई। तो इसमें क्या किया गया कि कोर्ट ने एडजस्टम जेनरिस का रूल लगाने से मना कर दिया और ये बोला कि इससे पहले जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो मैनुअल लेबर, क्लरिकल वर्क, ऐसी चीजें लिखी गई हैं, इन्हीं के बीच में कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, इन्हीं के बीच में किसी तरीके का डिस्टिंक्ट जीनस नहीं है। तो हम एडजस्टम जेनरिस के दम पे कैसे इस वर्ड को इंटरप्रेट करें और अदरवाइज वर्ड को। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग गोल्डन रूल की। गोल्डन रूल लिटरल रूल का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। इसमें यह बोला जाता है कि अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं और थोड़ी बहुत अब्सर्डिटी आ जाती है, रिपग्नेंसी होती है, इनकन्वीनियंस, हार्डशिप या फिर जो पर्टिकुलर इंटेंशन रहता है लेजिस्लेचर का वो डिफीट हो जाता है, तो हमें उसका मीनिंग मॉडिफाई कर देना चाहिए। जजेस को उसका मीनिंग मॉडिफाई कर देना चाहिए, लेकिन उतना ही मीनिंग मॉडिफाई करना है कि उसका कुछ फर्दर बेकार कॉन्सिक्वेंस ना हो जो कि लेजिस्लेचर ने इंटेंट ना किया हो। क्योंकि हम ऑलरेडी मान के चलते हैं, रीजन इसके पीछे का ये है कि लेजिस्लेचर ने अगर कोई चीज पास किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर हम ऐसा कुछ भी कर और अगर हम उस रूल को लिटरल इंटरप्रिटेशन सिर्फ करके अब बोलते हैं इसका मतलब ही बेकार निकल रहा है, उसका पर्पस ही डिफीट कर देते हैं, उस लॉ को ही स्ट्रक डाउन कर देते हैं, तो इंटरप्रिटेशन बेकार है। लेकिन हमें क्या करना है, उसके मीनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना चाहिए। अब मॉडिफाई कैसे करना है, लेजिस्लेचर का इंटेंशन ध्यान में रखते हुए, उस पर्टिकुलर इनेक्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्या था उसे ध्यान में रखते हुए। अब इससे रिलेटेड अगले साइड में केस देखते हैं। इस केस का नाम है ली वर्सेस नैप। इस केस में जो वर्ड स्टॉप था अंडर सेक्शन 77 क्लॉज 1 ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्ट, उसे इंटरप्रेट किया गया। उसमें क्या हुआ था, ड्राइवर ने बेसिकली एक्सीडेंट किया, कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर वो चला गया। तब ऐसे सिचुएशन में अगर मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन करूं तो स्टॉप मतलब तो ये भी हो सकता है, लेकिन क्या किया कोर्ट ने इसका मीनिंग गोल्डन रूल लगाया और मीनिंग थोड़ा सा मॉडिफाई किया। और स्टॉप मतलब ये बोला कि रीजनेबल टाइम के लिए उस जगह पर रुकना कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है आए और इंक्वायरी कर सके एक्सीडेंट के रिगार्डिंग। I hope you like this video. Everything is clear. Still, if there is any doubt, please do mention in the comment box. I'll be happy to help you. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.